सौभाग्यशाली हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं बुजुर्ग जो अपने छोटों को सबको आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। तो उनके लिए अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाऊंगा और बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिले, सम्मान के साथ पेंशन मिले, उसमें कोई अड़चन ना है, उन्हें धक्के ना खाने पड़े ऑफिस ऑफिस कोर्ट और वहां जगह पीपीएफओ कार्यालय, ये सब कार्रवाई करने के लिए नहीं बने हैं। उनकी बुजुर्गी, उनकी व्यवस्था, उनका सीनियर सिटीजन होना खुद में गरिमामय है। इसका मतलब वो हमारे हैं, हमारा खून है। अगर हम अपने डीएनए का यानी कि हम अपने इतिहास का अगर संरक्षण सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा ना वर्तमान अच्छा होगा ना भविष्य अच्छा। इसका मतलब वो हमारे हैं, हमारा खून है। अगर हम अपने डीएनए का यानी कि हम अपने इतिहास का अगर संरक्षण सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा ना वर्तमान अच्छा होगा ना भविष्य अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें इन सब भावनाओं के तहत कार्य करना चाहिए और उसी गरिमा के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी सहृदयता के साथ हमें देश के सब बुजुर्गों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बुजुर्ग हैं, अब वो सरकार में प्रधानमंत्री इसलिए कह दिए, मुरली मनोहर जोशी भी बुजुर्ग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बुजुर्ग हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी बुजुर्ग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बुजुर्ग होते हैं। उन्हें सम्मानजनक राशि मिल रही है, उन्हें सम्मान के साथ पेंशन मिल रही है। तो उनकी जो प्रजा रही है, जो उनके देशवासी रहे, उतनी नहीं चली, उनकी ज्यादा खर्चे हैं, लेकिन जितने खर्चे हैं बुजुर्ग अपनी दवा, अपनी स्वास्थ्य, अपनी चिकित्सा, अपनी आवश्यकताएं, अपने रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान की व्यवस्था कर सके। रोटी, कपड़ा, मकान ये नेसेसिटी है, जीने का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी देता है, हमारा भारत का संविधान भी देता है। जो जीने के अधिकार को लेगा उसके खिलाफ मैं जाऊंगा और बात करूंगा। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एक ऐसा मंच जहां 25 देशों के सानिध्य में एक प्रोग्राम हुआ, जहां पर मुख्य रूप से मुख्य वक्ता कह लो, मुख्य अतिथि कह लो और मुख्य प्रायोजक में से एक डॉक्टर AP सिंह जी, और बहुत सारी बातें कही इन्होंने। देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो लगातार आपने देखा ही होगा किस तरीके से चल रहा है। अभी कॉकरोच आंदोलन की बात हुई, उसके बाद अभी आरक्षण के विरोध में, आरक्षण के सुधार के लिए आंदोलन हो रहा है। डॉक्टर साहब बड़े मुखर हैं, AP सिंह जी लगातार बोल रहे हैं, चाहे आर्थिक आरक्षण की बात हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है देश का जहां पर डॉक्टर साहब अपने उद्गार व्यक्त ना करते हो, अपनी बात ना कहते हो, और बड़ा बेबाक होकर कहते हैं, बिगर लाग लपेट के सीधा सीधा खरा खरा। वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, लेकिन इतनी खरी बोल देते हैं कि कभी कभी लगता है कि कभी कभी सत्ता पक्ष को भी चुप सकती है, विपक्ष को भी चुप सकती है। वंदे मातरम पर भी हम बहुत सारे सवाल हैं हमारे जेहन में, कहाँ से घुमड़ रहे हैं, लेकिन कितने ले पाएंगे वो देखने की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हैं, तफसील से बैठे हैं और कहा है कि पूछ लो जो पूछना है। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जो लगातार उठ रही है इस समय और जातिगत आरक्षण के खिलाफ बात हो रही है, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, हमारे देश के संविधान में 10 वर्ष का कहा गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी की उसमें भूमिका रही। 10 साल के लिए बताया गया था। बीमार है, बीमार को आप कब तक, बीमार की एक लिमिट होती है, किसी को डायरिया हो, किसी को डिसेंट्री हो, किसी को बुखार हो, जब वो सही हो जाए तो उसे उस चीज़ से मुक्त कर देना चाहिए। इसीलिए 10 वर्ष का कहा गया है। और इसीलिए हमारे संविधान में भी क्या गया, वर्ग कहा गया था, जाति नहीं कही गई थी। उसको जाति के आधार पर राजनीतिक दलों ने तोड़ा मोड़ा मरोड़ा चलाया, उसको जो कि उचित नहीं था। अब परिवर्तन आना चाहिए। देखिए, गरीब कोई भी हो, दिव्यांग कोई भी हो, उसको सहायता मिलनी चाहिए। इसीलिए दुनिया के किसी देश में, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का देखा और आप देख रहे हैं विश्व के झंडे हैं, इनके में कहीं भी जातिगत आरक्षण नहीं है, जातिगत आरक्षण का भाव और भावना नहीं है। तो इसीलिए ये कैंसर से भी अधिक भयंकर बीमारी है और इस पर हमें अब समय आ गया है, नियंत्रण होना चाहिए। बात आंदोलन की नहीं है, बात जंतर मंतर पर धरने की नहीं है, बात भूख हड़ताल की नहीं, बात प्रदर्शन की नहीं है, बात है सामाजिक समरसता हमारी कैसे बने। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास पे गए, किस लिए? सबरी माता के जूठे बेर खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे।
स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे कि समरसता है, हमारे यहाँ समरसता रहे, समरसता का प्रादुर्भाव रहना चाहिए समाज में। समा अजंत जन अस्मिन् समाजा, जहाँ जन जन में समता की भावना हो वही समानता है, वही समता है और उस आधार पर कार्य होना चाहिए। सरकारों को इस तरह से अब परिवर्तन के आधार पर कार्य करना चाहिए। युवा हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का सदैव महत्व दिया है, युवाओं की गरिमा को बढ़ाया है, युवाओं को महत्व को बढ़ाने का काम किया है। तो जो जिस तरह से उन्होंने किया है कार्य को वो बहुत आवश्यक है और उसी आधार पर ये होना भी चाहिए और आगे भी कार्य होता रहना चाहिए। चलिए हम दूसरे सवाल पर आते हैं अपने। आज प्रोग्राम की एक और ख़ास बात थी कि डॉक्टर AP सिंह जी की माँ उनके साथ थी और माँ से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है। जब हम बात करते हैं वंदे मातरम की तो हम अपनी माँ को नमन करते हैं, अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और वंदे मातरम पर बहुत सारा विवाद हो रहा है। संसद में कानून पास हुआ कि अब पूरे का पूरा 6 स्टैंजा वंदे मातरम के वो गाए जाएंगे सरकारी कार्यक्रमों में और कहीं भी अगर गाया जाएगा तो पूरी तरह से बजाया जाएगा। इसके साथ साथ ये बात भी तय हुई कि भाई इसका कोई अब अपमान नहीं करेगा। अगर इसको कोई जानबूझकर रोकता है और इसके खिलाफ कोई बात करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी, जैसे कि राष्ट्र गान के साथ होती है हमारे या तिरंगे के साथ होती है। ऐसा प्रावधान का, क्योंकि वकील साहब हैं, तो अब जो देश में खबरें आ रही हैं जिस तरह की, उस पर क्या कहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 2 स्टैंजा गाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 6 स्टैंजा। भारत माता माता है। अब आप कहो मैं सिर पूजूंगा पैर नहीं पूजूंगा, कोई कहे पैर पूजूंगा सिर नहीं पूजूंगा, माता माता होती है। माता का एक रोम, माता के एक खून की बूंद, माता का स्तनपान कौन भुला सकता है। माँ तो माँ है। तो वंदे मातरम, भारत माता, हिंदुस्तान, राष्ट्र माता, भारतीयता, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनसे दूर नहीं हटना। चाहे राष्ट्रगान हुआ, चाहे वंदे मातरम का गीत हुआ, अगर उसको आप राजनीति से प्रेरित मानते हैं, राजनीति की तरह जोड़ते हैं तो वो दुखद है। राजनीति से उसका कोई विषय नहीं। पार्टी को नहीं करना। पार्टी आएगी जाएगी, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, सरकारें बनेगी हारेंगी जीतेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन राष्ट्रगान, भारत माता, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान, ये अजर है, अमर है, अविनाशी। इनको किसी से मत तुलना कीजिए और इसीलिए हमें उस भावना के साथ रहना चाहिए। सदैव राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। अगर राष्ट्रहित की भावना के साथ आप आगे चलेंगे, कार्य करेंगे, बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और आपकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति निखर के भी सामने आएगी। देखिए बहुत बिजी हैं आप, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगा मैं, खासकर क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग दिखते हैं और आपने जब बुजुर्गों को कहा था कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं तो बहुत लोगों ने बहुत आपको सम्मान दिया था, प्यार दिया था। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी आपको पता ही है मिनिमम पेंशन 1000 सरकार कह रही है 1000, अब जो नया कानून कर रही है कि भाई जो सीलिंग है उसको बढ़ा देंगे, 30,000 के करीब कर देंगे, ऐसी खबरें आ रही है, अभी पुख्ता खबर नहीं आई। लेकिन पेंशन पर, मिनिमम पेंशन की जो बात मांग हो रही है 7,500 की, 1000 में जीवन नहीं चलता EPS 95 वालों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए, उनके लिए क्या उम्मीद है? क्या कुछ अब उन्हें भी खुशखबरी मिलेगी? युवाओं को तो मिली, बुजुर्गों को मिलेगी? देखिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए मैं तब भी लड़ा, अब भी लड़ा, और जब तक बुजुर्गों को पूर्ण सम्मान, उनको सम्मानित पेंशन, उनकी पेंशन कहिए, उन्हें सम्मान राशि बोलिए, और ये सम्मान राशि है। बुजुर्गों को कोई पेंशन तो क्या देगा, उन्हें सम्मान राशि, उनके स्वागत की राशि, जो उन्होंने अपना जीवन लगाया है, अपना जीवन दिया है उन्होंने, तो उनके सम्मान के लिए आवश्यक है कि उनको ऐसी राशि सरकार मुहैया कराए, उपलब्ध कराए और बहुत गरिमा के साथ उपलब्ध कराए। ये उपलब्धता आवश्यक है और यदि उनके लिए हमें कोई जरूरत पड़ेगी, कोई कमी आएगी, देखिए सबको बुजुर्ग होना है और वो सौभाग्यशाली हैं जो बुजुर्ग हैं, वो सौभाग्यशाली हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं बुजुर्ग जो अपने छोटों को सबको आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। तो उनके लिए अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाऊंगा और बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिले, सम्मान के साथ पेंशन मिले, उसमें कोई अड़चन ना है, उन्हें धक्के ना खाने पड़े, ऑफिस कोर्ट और वहां जगह EPFO कार्यालय, ये सब कार्रवाई करने के लिए नहीं बने हैं। उनकी बुजुर्गी, उनकी व्यवस्था, उनका सीनियर सिटीजन होना खुद में गरिमामय है। इसका मतलब वो हमारे हैं, हमारा खून है। अगर हम अपने DNA का, यानी
कि हम अपने इतिहास का अगर संरक्षण और सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा ना वर्तमान अच्छा होगा ना भविष्य अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें इन सब भावनाओं के तहत कार्य करना चाहिए और उसी गरिमा के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी सहृदयता के साथ हमें देश के सब बुजुर्गों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बुजुर्ग हैं, अब वो सरकार में प्रधानमंत्री इसलिए कह दिए, मुरली मनोहर जोशी भी बुजुर्ग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बुजुर्ग हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी बुजुर्ग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बुजुर्ग होते हैं, उन्हें सम्मानजनक राशि मिल रही है, उन्हें सम्मान के साथ पेंशन मिल रही है। तो उनकी जो प्रजा रही है, जो उनके देशवासी रहे, उतनी नहीं चली, उनकी ज्यादा खर्चे हैं, लेकिन जितने खर्चे हैं बुजुर्ग अपनी दवा, अपनी स्वास्थ्य, अपनी चिकित्सा, अपनी आवश्यकताएं, अपने रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान की व्यवस्था कर सके। रोटी, कपड़ा, मकान ये नेसेसिटी है, जीने का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी देता है, हमारा भारत का संविधान भी देता है। जो जीने के अधिकार को लेगा उसके खिलाफ मैं जाऊंगा और बात करूंगा। आपने एक बार और एक वाकया बताया, एक कानून बना था दक्षिण के एक राज्य के अंदर कि अगर कोई बुजुर्ग का अपने बच्चे अगर उसका पालन पोषण ढंग से नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ अब सरकार बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनके लिए तो सरकार अगर बच्चों को बाध्य कर सकती है तो खुद बाध्य क्यों नहीं हो सकती? 1000 रुपये में कैसे जीवन चलेगा आप बताइए? अब तो डाटा भी महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है, सब महंगा हो रहा है, महंगाई चरम पर है। देखिए, डाटा भी महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है, तेल, सब्जी, दवाएं, चीनी भी महंगी हो रही है। हर एक को सरकार ये न समझे हर एक डायबिटीज का ही पेशेंट है। चीनी ताकत भी देती है, बच्चों के लिए आवश्यकता होती है शुगर, और स्वागत के लिए मिठास की आवश्यकता होती है, मिठाई भी है। हर जगह हर भगवान को चटनी नहीं चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है। तो भगवान की मिठाई ना छीने, मंगलवार के हनुमान के प्रसाद की जो नुक्ति होती है बूंदी, वो ना छीने, इसके लिए हमें सरकारों से कहना है काम करें। दूसरी बात, जो साउथ की एक राज्य ने वृद्धों के लिए पेंशन की बात कही थी और साथ में ये भी कहा था जो उनकी प्रॉपर्टी, जो उनके बारे में लड़का नहीं देगा तो उसके लड़के की सैलरी में से कटेगा, सीधा सा नियम बनाया गया था। और मैं प्रशंसा करता हूं उस सरकार का, मैं तारीफ करता हूं उस सरकार की, उसने सरकार, और मैं साथ में ये भी मांग करता हूं कि जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं, क्या योगी जी वृद्ध नहीं होंगे? क्या धामी जी वृद्ध नहीं होंगे? क्या सुक्खू जी हिमाचल के वृद्ध नहीं होंगे? क्या रेखा गुप्ता जी वृद्ध नहीं होंगी? वृद्ध तो शर्मा जी भी राजस्थान के होंगे, वृद्ध तो यादव जी भी मध्य प्रदेश के होंगे, वृद्ध मुख्यमंत्री भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, मेयर भी होंगे, चेयरमैन भी होंगे। वृद्ध सबको एक दिन होना है और वृद्धों के बारे में जियो और जीने दो के अधिकार के साथ जीवन जीने का अधिकार हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी देता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ संविधान भी देता है। इसलिए जियो और जीने दो के अधिकार के साथ साथ वृद्धों को व्यवस्था पेंशन की भी हो, उन्हें उत्तराधिकार प्रॉपर्टी का भी कोई डिस्प्यूट ना हो, और वो जिसको प्रॉपर्टी देना चाहें उनको वो प्रॉपर्टी मिले, उनको दी जाए। बुजुर्ग लोग कोर्ट कचहरी में धक्के खाते न कभी किसी को अच्छे लगे हैं और ना किसी न्यायाधीश को अच्छे लगना चाहिए, ना किसी सरकार को अच्छे लगना चाहिए। कुछ कपूत हैं इस देश में, सपूत ज्यादा है श्रवण कुमार, ज्यादा है प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले, ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ कपूत हैं जो माता पिता की प्रॉपर्टी पर बैठकर उन्हीं को सांप समझते हैं, माँ बाप को प्रॉपर्टी पर बैठा एक नांग समझते हैं। ऐसों के खिलाफ मेंटेनेंस एक्ट भी आया है, कानून भी है। अब उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ भी वो एक एप्लीकेशन बुजुर्ग लगाएंगे सीनियर सिटीजन, तो मकान भी खाली होगा, सैलरी में से भी बंद के आएगा, कट के भी आएगा। वो कपूत बच्चों के लिए ऐसा है, सपूत को संचय क्या, बड़ी साफ सी बात है। हमारे सनातन धर्म में बोला गया है, सनातन धर्म में कहा गया है, सनातन धर्म मानता है और सनातन धर्म में लिखा हुआ भी है कि कपूत को संचय क्या और सपूत को संचय क्या। कपूत को क्या धन संचय, तो ये कहा गया जो गलत हो रही है। इसलिए कपूत के लिए कठोर कानून बने, कपूत को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए माता पिता के पास पर्याप्त
अधिकार रहे। इसीलिए भारत के संविधान और भारत के कानून में बेटी को भी बराबर अधिकार दिया गया। जो कुछ कपूत बेटों की मोनोपोली ऐसी चल रही है, बेटी की कोई पूछ नहीं, हम तो प्रॉपर्टी के मालिक, हम शराब पिए, अयाशी करें, जुआ खेलें, कुछ भी करें, माँ बाप को मारें, पीटें, परेशान करें, तो ऐसे कपूतों के खिलाफ कानून को भी कार्य करना चाहिए, पुलिस को भी कार्य करना चाहिए, अदालत को भी कार्य करना चाहिए। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत कानून बनाए हैं, हम और व्यवस्था करेंगे कि कोई भी माता पिता कभी जीवन में दुखी ना हो, और माता पिता दुखी होगा तो देश का संविधान, देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए माता पिता की जय मैं बोलता हूं, माता पिता की जय करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि माता पिता को आप भगवान माने ना माने वो अपना आउटलुक है, मंदिर में बिठा ले ना बिठा ले वो अपना आउटलुक है, लेकिन कम से कम मंदिर के आगे उन्हें भीख मांगने के लिए तो ना छोड़ा जाए, उनका सम्मान रहे, उनकी गरिमा रहे, यही मेरी भावना है। डॉक्टर साहब, एक सूचना और देनी है, हमारा चैनल जब तक आपका वीडियो पहुंचेगा 1 लाख पार कर जाएगा, तो मिनी संसद के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मिनी संसद तो मिनी संसद की तरह ही काम कर रही है। मैं मिनी संसद को, आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह से आपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की रक्षा के लिए सदैव जिस तरह से आपने कार्य किया है, संघर्ष किया है, वो निश्चित तौर से यादगार है। आपका चैनल सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिता